वेलकम टू हिमायर अकेडमीज़ यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ताहिर मुमताज़। हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस सेशंस के अंदर हमने पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स को देखा 1947 से लेकर 1973 तक, और उसके बाद जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर अमेंडमेंट्स थी। वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और वो सारे लेक्चर्स चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं। आप जाएँ और स्टार्ट से लेकर आखिर तक उन सेशंस को आप फॉलो करें। टोटल 1-2 दिन के अंदर आप उनको कवर कर लेंगे और उसके कंप्लीट करने के बाद हमने पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को स्टार्ट करना था। आज पॉलिटिकल हिस्ट्री का दूसरा सेशन है। पहले सेशन के अंदर हमने पाकिस्तान की मेकिंग और पाकिस्तान बनते दौरान जो इमीडिएटली बिफोर मेकिंग ऑफ पाकिस्तान जो इंसिडेंट हुए वो इंसिडेंट्स हमने ब्रीफली डिस्कस किए, और उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद जो पहली गवर्नमेंट थी उसकी स्ट्रक्चर को भी हमने ब्रीफली डिस्कस किया। अब क्योंकि कोई भी स्टेट जो न्यू बनती है तो उसको स्टार्ट में काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं, तो पाकिस्तान को भी काफ़ी सारे चैलेंजेस थे, बल्कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। तो उन चैलेंजेस को भी आज हम डिस्कस करेंगे इस दूसरे सेशन के अंदर। तो आने वाले सेशंस में हम देखेंगे कि किस तरह से 1947 से लेकर 58 तक पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट बहुत ज़्यादा रहा, जिसका काफ़ी ज़्यादा हमें नुकसान भी उठाना पड़ा। तो करीब 7 से 9 प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे चेंज हुए और कई गवर्नमेंट्स बनती टूटती रही, कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसमें पार्टिसिपेट किया। वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर आगे मार्शल लॉज आते हैं। मार्शल लॉ के बाद फिर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिश होती है। फिर मार्शल लॉ एंड देन अगेन 2-3 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ब्रीफली यहाँ पे सर्व करती हैं, और फिर मार्शल लॉ, फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और फिर करंट तक हम देखेंगे। तो आपने इन सेशंस को थॉरोली फॉलो करना है, और जैसे ही आप सेशन आपने ओपन किया हो आपके पास पेन और पेज हो ताकि आप चीज़ों को नोट डाउन करें। इन सेशंस के अंदर हम कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे हिस्ट्री के, और साथ साथ कुछ फैक्ट्स भी इकट्ठे करेंगे। तो हम एक तरह का मैक्रो एनालिसिस करेंगे, तो माइक्रो एनालिसिस में भी जाएंगे जहाँ पे हम डिटेल में चीज़ों को बारीकी से देखेंगे, लेकिन वो सेशन लॉन्ग होंगे। तो फ़िलहाल मेरे पास कैमरा की सहूलत नहीं है, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा सा मैं ग्रो करूँगा तो मैं एक कैमरा भी ले लूँगा, फिर मैं अपना कोई छोटा सा स्टूडियो भी बना लूँगा ताकि कैमरा के आगे क्योंकि कॉन्फिडेंटली हम बात कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की तरफ चलते हैं। तो इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान या आज का हमारा पॉलिटिकल हिस्ट्री का दूसरा सेशन है। आज के सेशन पे जाने से पहले और पाकिस्तान की मेकिंग के ऊपर थोड़ा सा आप एक कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखने। जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था दुनिया का वो एक तरह से पोलराइज्ड था। तो एक तरफ जो है हमें नज़र आता है यूएसए, और दूसरी तरफ हमें यूएसएसआर नज़र आता है, और उनके दरमियान में हमें कोल्ड वार की सिचुएशन दिखती है। इस कोल्ड वार में यूएसए और यूएसएसआर की पूरी कोशिश थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेशंस को अपने साथ जोड़ें, और यूएसएसआर भी कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेशंस को अपने साथ जोड़े। तो इससे पहले उस वक्त यूएसए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, यूएसएसआर भी था, लेकिन इंटरनेशनली यूएसए ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा था चीज़ों को। इससे पहले यूके है जो दुनिया के अंदर खेल रहा था जियोपॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन यूके कमज़ोर हो गया। इंडिया के अंदर भी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की हुकूमत थी, तो ये यहाँ पे वीक हो गए वर्ल्ड वार 2 के बाद। फिर इनको यहाँ से निकलना पड़ा। तो बहुत सारे हिस्टोरियन ने डॉक्यूमेंट किया इस चीज़ को कि जब यूनाइटेड किंगडम यहाँ से निकलने लगा तो यूएसए ने ये डिमांड की कि इंडिया को क्या किया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, और इंडिया की डिवीजन जो है वो इन द फेवर ऑफ यूएसए जा रही थी। उसकी रीज़न यह है कि यूएसए चाह रहा था कि साउथ एशिया के अंदर उसके पास कोई ऐसा मुल्क हो जो उसका अलाय बने, और वो यूएसएसआर को काउंटर करे अरेबियन सी तक पहुँचने से, और या यूएसएसआर का जो साउथ एशिया के अंदर इन्फ्लुएंस है उसको रोक सके। तो ये चीज़ तो ऑब्वियस है, ये आप लोग समझते हैं ऑलरेडी। लेकिन इस आज के सेशन के साथ इसका रिलेशन क्या है कि जब पाकिस्तान बना उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी एसोसिएटेड थी। फिर पाकिस्तान बनते दौरान पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा वीक रखा गया, बहुत सारे वीक पॉइंट्स छोड़े गए। फिर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट हुए। फिर पाकिस्तान के अंदर कुछ ख़ास ऐसे लोग थे या ऐसी फैमिलीज, पार्टीज़ या कुछ इंस्टीट्यूट्स थे, इदारे थे जिनको मजबूत किया गया, और उनकी डोरियां जो है वो इंटरनेशनल पावर्स के हाथ में रहीं। तो पाकिस्तान की ये जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर लिस्ट की हुई हैं। पार्टीशन बजात खुद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इसके साथ भी चीज़ें एसोसिएटेड है, ये हम डिस्कस करेंगे, बस आप जुड़े रहें मेरे साथ।
तो प्रॉब्लम नंबर 10 तक वाटर क्राइसिस, ये सारी चीज़ें, इसमें से कुछ नेचुरल थी, कुछ प्लांटेड थी और कुछ ऐसी थी जो इमीडिएटली रिजॉल्व की जा सकती थी, लेकिन इनको रिजॉल्व किया नहीं गया आज तक। ये इनमें से अक्सर प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे पास एज इट इज़ मौजूद हैं। तो ये एक जनरल पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर आपको नज़र आ गया है, तो इसको आप अपने जहन में रखें। एक और चीज़ मैं डिस्कस करूँगा, फिर हम आज के सेशन की तरफ चले जाएंगे। तो वो ये है कि जब ब्रिटेन यहाँ पे आया तो 15th सेंचुरी के अंदर, बल्कि 16th सेंचुरी के अंदर ब्रिटेन में, यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था। अब उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से वहाँ पे चीज़ें मैकेनाइज हो गई, मशीनें लग गई, मशीनों से मास प्रोडक्शन हुआ और उन लोगों ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और उस एक्सपोर्ट के नतीजे में ब्रिटेन की इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करी। अब ब्रिटेन जैसे ही इंडिया में आया तो इंडिया में उन्होंने देखा कि यहाँ पे रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है, जूट है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसी तरह एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, सिल्क है, और इसी तरह से हर्बल्स हैं, यहाँ पे जड़ी बूटियाँ हैं जंगलों में। तो इनको यूज़ करके, यूटिलाइज़ करके वो यहाँ पे फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार करके उसको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बेचना चाह रहे थे, और कुछ रॉ मटेरियल उन्होंने एक्सपोर्ट भी किया। अब जैसे ही वो यहाँ पे आते हैं तो वो यहाँ इस खित्ते को कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइज करते हैं। तो ऐसे खित्ते, फॉर एग्जांपल कलकत्ता है, ठीक है, बिहार है, उड़ीसा है, फिर इसी तरह से सूरत है, ईस्टर्न बंगाल है, तो ये ऐसे रीजन से, बम्बई है, तो ये ऐसे रीजन से जहाँ पे ब्रिटिश लोगों ने इंडस्ट्रीज़ लगाई और वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हमें मिली। फिर इसी तरह से ईस्टर्न बंगाल और बम्बई से इंटरनेशनल जो ट्रेड रूट्स हैं वाया सी, वो भी इस्टेब्लिश किए गए। तो इस दौरान आप एक चीज़ अपने जहन में रखें कि उन्होंने इस रीजन को इंडस्ट्रियलाइज किया तो ये इंडियन टेरिटरी में आते थे, और उस तरफ बंगाल आपके पास बच जाता है और यहाँ इस तरफ आपको पाकिस्तान मिलता है। तो पाकिस्तान को उन्होंने क्या करा, पाकिस्तान को उन्होंने एग्रीकल्चरल रखा कि यहाँ से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हम लेते रहेंगे। तो थोड़ी बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे में भी मिले भी आपको हिस्ट्री के अंदर, बट यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं की गई। तो यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पंजाब है और पंजाब से उनको जो है वो मास प्रोडक्शन मिल रही थी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, सीरियल, ग्रेन वगैरह उनको यहाँ से मिल जाता था। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट है जो आपने अपने जहन में रखना है। ये दो कॉन्सेप्ट्स आपको आज की इन प्रॉब्लम्स को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो एज अ रिज़ल्ट जो ये रीजन है जो पाकिस्तान को आया पार्टीशन के बाद, वो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियली वीक था। अब क्योंकि जो 19th सेंचुरी है उसके बाद दुनिया टोटली ट्रेड की तरफ चली गई कि आप ट्रेड करेंगे, ट्रेड से पैसा बनाएंगे। उससे पहले दुनिया एग्रीकल्चर के पीछे थी, और पाकिस्तान के पास जो है वो एग्रीकल्चरल सिस्टम भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था पाकिस्तान के पास, बट इसको एग्रीकल्चरल बनाया गया, लैंड्स थी यहाँ पे, इरिगेशन सिस्टम भी बनाया गया, लेकिन वो बाद में आके आउटडेटेड हो गया एक तरह से, तो उसको अपडेट नहीं किया गया। तो डेट मीन के यहाँ पे एमिनेशन फैक्ट्रीज भी ज़्यादा इंडियन रीजन के अंदर आपको मिलेंगी, और जितनी भी जो है वो इंडस्ट्रीज उन्होंने लगाई, फॉर एग्जांपल उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई और स्टील इंडस्ट्री लगाई, रेलवे वर्कशॉप्स बनाई, ठीक है, टी प्लांटेशन जितनी भी है वो आपको ईस्टर्न बंगाल, बम्बई, मद्रास और सूरत जैसी जगहों पे आपको मिलेगी, जो कि पार्टीशन के बाद इंडिया को चली गई। तो पाकिस्तान के पास ऐसा रीजन आया जिस रीजन में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई थी, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये कंट्री काफ़ी ज़्यादा वीक था। फिर इसी तरह से आप आगे देखेंगे मिलिट्री एसेट्स की डिवीजन और वो डिवीजन का मामला, ये आप बार बार पढ़ते भी हैं पाक स्टडी की बुक्स के अंदर, और वहाँ पे भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इसी तरह से आप आगे भी जाके लिटरेचर को पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो मेन जो बेसिक दो चीज़ें थी इनको आपने अपने जहन में रखना है, फिर आप इस सेशन को आगे लेके चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम वन बाय वन जो है वो इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते चले जाएंगे। तो पार्टीशन, रेफ्यूजीज क्राइसिस, बाउंड्री डिस्प्यूट्स, इकोनॉमिक चैलेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लैंग्वेज इश्यूज, सिक्योरिटी कंसर्न्स, सोशल प्रॉब्लम्स, वाटर क्राइसिस। तो ये मेजर 10 इश्यूज़ हैं जो मैंने यहाँ पे इस सेशन के अंदर पार्टिसिपेट करे हुए हैं। तो पहला इशू है पार्टीशन। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि मैं अपने सेशंस के अंदर पूरा सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूँ। सेंटेंस लिखने का मकसद ये है कि आपको कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होते जाएं, साथ साथ आपको कुछ फैक्ट्स भी इकट्ठे हो जाएं आपके पास। फिर आंसर राइटिंग में जो सेंटेंस मेकिंग है, फिर इसके अलावा वोकैबुलरी है,
वो भी साथ साथ इम्प्रूव होती चली जाए। ये मैं भी आपके लिए कंफर्टेबल ना हो कि स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, बट मैं सेंटेंस को रीड करूँगा फिर उसके मुताबिक हम बात करेंगे। तो ये आई थिंक ज़्यादा हेल्पफुल है आपकी प्रिपरेशन के लिए। आप किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर या स्कूल कॉलेज के अंदर आप इन टॉपिक्स के रेलिवेंट कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो पार्टीशन के मतलब जो पहला इशू इससे एसोसिएटेड है वो है पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू टू सेपरेट नेशंस, इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947 वाज अकम्पनीड बाय अ मल्टीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स इश्यूज। तो पार्टीशन जो है इंडिया ब्रिटिश इंडिया की, उसके साथ काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज भी दोनों स्टेट्स को मिले, इंडिया और पाकिस्तान को, जिसमें से पाकिस्तान ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है इससे। पार्टीशन लीड्स मोर इंस्टेबिलिटी एज कंपेयर टू यूनिफिकेशन। तो जब दो या दो से ज़्यादा नेशंस या रीजन आपस में यूनिफाई होते हैं तो उनमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा नहीं होती, इंस्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि वो यूनिफाई होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स इकट्ठा होता है एक जगह पे। लेकिन जैसे ही एक नेशन या एक कंट्री, एक रीजन डिवाइड होता है तो नेशंस जो हैं वो डिवाइड हो जाती हैं। फिर इसी तरह से पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन वहाँ पे आ जाती है, यानी एक कंस्टिट्यूंसी है, एक प्रोविंस है, तो उसका जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है वो भी डिवाइड हो जाता है। फिर इसी तरह से सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल डिवीजन, लोग डिवाइड हो जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप एक विलेज में रहते हैं, नेबर विलेज के साथ आपकी रिलेशंस हैं, लोगों के साथ उठना बैठना है, आपके कुछ रिलेटिव वहाँ पे रह रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होके एक एक कंट्री में चला गया, एक दूसरे में। अब बीच में बॉर्डर लग गया, इंटरनेशनल बॉर्डर, आप वहाँ नहीं जा सकते, वो यहाँ नहीं आ सकते। माइग्रेशन का इशू भी एसोसिएटेड होता है जब नेशंस डिवाइड होती हैं। जब यूनिफाई होते हैं तब माइग्रेशंस नहीं होती, ये बहुत कम माइग्रेशंस होंगी, ना होने के बराबर है। पार्टीशन लीड्स मोर इंस्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू यूनिफिकेशन, ये बात आपको आई होप क्लियर होगी। द पार्टीशन लेड टू वाइड स्प्रेड कम्युनल वायलेंस एंड रायोट्स रिजल्टिंग इन द डेथ्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिलियंस। जो पार्टीशन हुई इंडिया की, उससे कम्युनल वायलेंस हुआ, रायोट्स हुए और कई 100,000 लोगों की डेथ्स हुई, और साथ ही मिलियंस ऑफ पीपल यानी लाखों की तादाद में लोग माइग्रेट करके इधर से उधर और उधर से इधर आए, अक्रॉस द बॉर्डर उनने माइग्रेशन की। द पार्टीशन डिस्टर्प्टेड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द रीजन एज इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस एंड ट्रेड रूट्स वर डिस्टर्प्टेड आर डिवाइडेड बिटवीन द टू नेशंस। तो ये बात काफ़ी आसान है समझने के लिए। पार्टीशन डिस्टर्प्टेड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ रीजन, जो पार्टीशन है उसने इस रीजन की इकोनॉमिक लाइफ, वो चाहे किसी पर्सन की लाइफ हो, किसी एक इंडस्ट्री की लाइफ हो, या फिर किसी जो है वो एक कलेक्चुअल कम्युनिटी की लाइफ हो, उसको डिस्टर्ब किया। आप कैसे डिस्टर्ब किया? फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है, वो अमृतसर के अंदर कोई प्रोडक्ट बना रही है और उसके कस्टमर लाहौर में भी हैं, तो वो अपनी सप्लाईज लाहौर में भी कर रही है, वहाँ उसका एक नेटवर्क मौजूद है। और इसी तरह लाहौर के बहुत सारे लोग अमृतसर में जाके जॉब कर रहे हैं इंडस्ट्री में। तो जब डिवाइड हो गया, ऐसे कई हज़ारों केसेस हो सकते हैं, मैं एक केस को डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब डिवीजन हो गया, अमृतसर इंडिया को चला गया, लाहौर पाकिस्तान को मिल गया। तो अब यहाँ के लोग वहाँ जाके जॉब नहीं कर सकेंगे, उनकी घर ज़मीनें यहाँ पे हैं, ये वहाँ जॉब करेंगे तो यहाँ वापस अपनी ज़मीनें हो और घर पर नहीं आ सकेंगे। इसी तरह बिजनेस डिस्टर्ब हो गया, ट्रेड रूट डिस्टर्ब हो गए, राइट। तो इंडिया में जितना भी प्रोडक्ट बनता था, फॉर एग्जांपल वो बेचने आते थे अफगानिस्तान, ईरान, तो बीच में पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान कहते भाई इधर नहीं आना, क्योंकि ये अब हमारी टेरिटरी है। अब इंडिया को वो एक समंदर से घूम के आना पड़ेगा, ईरान से या उधर चाइना से आना पड़ेगा, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रूट्स हैं। तो इस तरह से इकोनॉमिक लाइफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। तो फिफ्थ पॉइंट है, द पार्टीशन लेड टू द सेपरेशन ऑफ कम्युनिटीज that had coexisted for centuries, resulting in the loss of shared cultural heritage and social bonds। तो लोगों के दरमियान में, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो लोगों के दरमियान में जो कल्चरल हेरिटेज होता है और जो उनके दरमियान में कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर और जो कॉमन ट्रेडिशंस हैं जो वो आपस में शेयर कर रहे होते हैं, तो जब सेपरेशन हो जाती है तो उनके इमोशंस को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती है। पॉइंट 6 है, द वायलेंस एंड ट्रॉमा of the partition left a deep scare on the collective psyche of the people of India and Pakistan। तो जो वायलेंस था उस वक्त, यानी कि
40 लाख लोग माइग्रेट कर गए, 10 लाख के लगभग लोगों की डेथ हो गई। उसमें हिंदुओं की भी डेथ हुई, सिखों की भी हुई, मुस्लिम्स की भी हुई, तो सबकी हुई, कलेक्टिवली डेथ हुई। मरा तो गरीब ही है, बहरहाल डेथ सबकी हुई है, हर तरफ हुई है। तो अब ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें लोगों के आसपास कोई ना कोई मर गया उन वायलेंस में, तो वहाँ एक कलेक्चुअल ट्रॉमा की सिचुएशन, उस एनवायरनमेंट में एक डर का माहौल और नफ़रत और जो है मिस ट्रस्ट की सिचुएशन इंडिया और पाकिस्तान के लोगों में प्रोड्यूस होगी। ट्रेजिक पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट इन हिस्ट्री। पाकिस्तान और इंडिया बनने के बाद जो पॉपुलेशन की डिस्प्लेसमेंट हुई, जो रेफ्यूजीज बने यहाँ पे, जो लोगों ने माइग्रेट किया, घर बार ज़मीनें छोड़ी, तो हिस्ट्री में कभी ऐसा ना हुआ है पहले, और कुछ हिस्टोरियन ये कहते हैं कि ऐसा कभी ज़िंदगी में होगा भी नहीं। कम्युनल रायोट्स erupted in various regions leading to widespread killings and atrocities targeting Hindus, Muslims and Sikhs। तो जो कम्युनल रायोट्स हैं, खासकर मज़हब को लेके, रिलीजन को लेके, ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम्स हैं, तो एज अ रिज़ल्ट दोनों तरफ नफ़रत की एक आग पैदा हुई। तो जैसे ही वो डिवीजन की तरफ करीब जाते गए और पता चलता गया कि ये रीजन्स इंडिया के हैं और ये पाकिस्तान के हैं, तो इंडिया वाले रीजन से मुस्लिम यहाँ भागने लगे, यहाँ से सिख हिंदू भागने लगे। तो भागते भागतों को दोनों तरफ से लोकल कम्युनिटीज़ ने खूब जम के मारा, कत्ल किए उनके, और उनको डराया धमकाया, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा कर लिया। आगे देखेंगे और क्या क्या हुआ। एक्शन डे या डायरेक्ट एक्शन डे इन कलकत्ता इन अगस्त 1946। 1946 अगस्त में मुस्लिम लीग ने अंडर द लीडरशिप ऑफ कायद-ए-आज़म कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे करार दिया, यानी कि पाकिस्तान की डिमांड को इग्नोर किया जा रहा था 1945-46 के जो इलेक्शन हुए उसके बाद। तो मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन, उन्होंने कहा जी हम रोडों पे निकलेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो वो प्रोटेस्ट बाद में जाके रायोट्स में कन्वर्ट हो गए, कम्युनल वायलेंस में कन्वर्ट हो गए, कई हज़ार लोगों की जानें गई इनमें। नोखाली रायोट्स एंड बंगाल। तो बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है नोखाली, वहाँ पर भी कम्युनल वायलेंस हुआ अक्टूबर 1946 में। यहाँ पर भी जो है वो मुस्लिम लीग और कुछ लोकल लीडर्स थे, उन्होंने नोखाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो मुस्लिम मूवमेंट को काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर पेश किया और वहाँ पे इस तरह से रायोट्स की शक्ल इख्तियार कर दी। हिंदू ओबियसली वहाँ पे मौजूद थे, तो दोनों कम्युनिटीज़ आपस में लड़ी और हज़ारों लोगों की जाने गई और लाखों लोग यहाँ से भी डिस्प्लेस हुए। रावलपिंडी ट्रेन में जिक्र। रावलपिंडी ओबियसली पाकिस्तान के पास आना था, तो यहाँ के मुस्लिम्स जो थे उन्होंने जो हिंदू है और सिख थे यहाँ पे, उनके ऊपर वायलेंस किया। तो इन रिटर्न उन्होंने रिएक्शन के तौर पर 4 मार्च 1947 को मुस्लिम्स की भरी एक ट्रेन थी उसके ऊपर अटैक कर दिया और वहाँ मौजूद हज़ारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। द पार्टीशन ऑफ पंजाब एंड बंगाल वाज particularly bloody, resulted in massive displacement. Lahore, Amritsar, Rawalpindi, Dhaka saw massive migration and resulted in massive displacement. तो ये वो जगह थी, लाहौर, अमृतसर, रावलपिंडी, ढाका, ये कुछ कैपिटल टाइप की जगह थी। यहाँ से पहले के जो यहाँ पे गवर्नमेंट्स गुजरी थी या रजीम गुजरे थे मुग़लों के टाइम में, और उससे पहले जो दिल्ली सल्तनत थी और बाद में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट्स यहाँ पे बनी, तो उनकी यहाँ पे हेडक्वार्टर्स हुआ करते थे। तो ये जगह बहुत ज़्यादा डेवलप थी एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़। यहाँ पे हर किस्म की कम्युनिटी रह रही थी लाहौर, अमृतसर, रावलपिंडी, ढाका के अंदर। तो वो जो मिक्सचर था कम्युनिटी का, तो वो एक दूसरे के साथ फिर लड़े, हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुस्लिम भी थे, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा एक दूसरे को कत्ल किया। तो वहाँ से लोग बहुत ज़्यादा भागे, अपने घर बार, फैमिलीज़, रिलेटिव्स छोड़ के वहाँ पे भागे। चिल्ड्रन वर सेपरेटेड फ्राम देयर फैमिलीज़। तो कितनी दुख की बात है कि बच्चों अपने फैमिली से वो अफरा तफरी में अलग हो गए। कुछ के पेरेंट्स माइग्रेट करके बच्चे इधर रह गए, कुछ के बच्चे माइग्रेट करके पेरेंट्स इधर ही रह गए, कुछ माइग्रेट करके डिफरेंट, अब एक ट्रेन पे बैठ के बच्चे दूसरी ट्रेन पे बैठ के, पेरेंट्स कोई पता नहीं है किधर गए, उस वक्त टेलीफोन तो था नहीं कि वो एक दूसरे को सर्च कर सकें। वुमेन वर सब्जेक्टेड टू वायलेंस, अबडक्शन एंड रेप ड्यूरिंग द रायोट्स लीडिंग टू ट्रामा एंड सोशल स्टिग्मा। तो हुआ ये कि वायलेंस बहुत ज़्यादा हुआ, अबडक्शन, ज़बरदस्ती लोगों को ले जाया गया, मूव करवाया गया, रिमूव किया मुख्तलिफ इलाकों से, और ख़वातीन के हिस्ट्री के अंदर इतने ज़्यादा रेप नहीं हुए जितने जो सब कॉन्टिनेंट की डिवीजन के दौरान या पाकिस्तान बनते दौरान ये चीज़ें हिस्ट्री के अंदर देखने को मिली। तो इससे सोसाइटी के ऊपर एक ट्रॉमा की सिचुएशन थी, यानी कि एक तरह की चोट लग गई सोसाइटी के ऊपर। एज अ रिज़ल्ट हुआ ये
कि सोशल स्टिग्मा प्रोड्यूस हो गया। और सोशल स्टिग्मा मीन कि यहाँ पे लोग जो हैं उनके नज़रों में इस माशरे के ऊपर, इस सोसाइटी के ऊपर एक दाग लग गया, यानी वो नफ़रत करने लगे। और जो आज भी हमें देखने को मिल रही है, पाकिस्तान की कम्युनिटी आज भी पाकिस्तान के अंदर रहना पसंद नहीं करती, उनको जैसे ही हालात मिलते हैं वो मुल्क छोड़ के यहाँ से भाग रहे हैं। डिस्पाइट द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़, पाकिस्तानी गवर्नमेंट टुक स्टेप्स टू सेटल रेफ्यूजीज इशूज़, रेफ्यूजीज कैंप्स, रीसेटलमेंट्स, मेडिकल कैंप्स, इंटरनेशनल असिस्टेंस, इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एट्सेट्रा। ये कुछ ऐसे स्टेप्स थे जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने लिए ताकि वो रेफ्यूजीज़ को यहाँ पे सेटल कर सकें। नेक्स्ट है नंबर 3, बाउंड्री डिस्प्यूट। पार्टीशन लेड टू बाउंड्री डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, प्राइमरीली ओवर द डिमार्केशन ऑफ द बाउंड्री। दीज डिस्प्यूट्स led to conflicts and tensions between the two newly formed nations। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान और इंडिया जब बन रहे थे, ये सब कॉन्टिनेंट की डिवीजन हो रही थी, तो उस वक्त जो बाउंड्री कमीशन बनाया था उस कमीशन ने कुछ फैसले गलत किए जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। आइए देखते हैं क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। सर साइरल रेडक्लिफ, अ ब्रिटिश lawyer was appointed to demarcate the boundary between India and Pakistan. Cyril favored India during the division। तो अब साइरल रेडक्लिफ ने क्या किया, उसने इंडिया को यहाँ पे ज़्यादा फेवर किया और पाकिस्तान को हर जगह पे वीक रखा। तो ये मैंने आपको स्टार्ट में सेशन शुरू होने से पहले आपको मैंने कोल्ड वार के बारे में बताया था और यूएसए का साउथ एशिया के अंदर इंटरेस्ट बताया था। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बेस भी यहीं से बनेगी और आज क्या ये बाउंड्री डिस्प्यूट और छोटे छोटे और बहुत सारे छोटे बड़े डिस्प्यूट आपको यहीं से समझ आएंगे। तो पाकिस्तान का झुकाव बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। फॉरेन पॉलिसी को भी टच करेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ, लियाकत अली खान ने कहाँ कहाँ विज़िट किए और इसके बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन जब प्राइम मिनिस्टर बने उन्होंने कहाँ कहाँ विज़िट किए, मोहम्मद अली बोगरा ने कहाँ कहाँ के विज़िट्स किए, आज पाकिस्तान किस तरफ झुका हुआ है, किस तरफ गिर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप जहन में रखेंगे, आपको हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स यहीं से समझ आएंगे। कुछ केस देख लेते हैं। द रूलर ऑफ कश्मीर महाराजा हरी सिंह इनिशियली चूज टू रिमेन इंडिपेंडेंट बट लेटर डिसाइडेड टू एसीड टू इंडिया, लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट इंडो पाकिस्तानी वार इन 1947-48। अब यहाँ पे केस देखें कि कश्मीर या तो इंडिपेंडेंट रहेगा तब तो कोई इशू नहीं है, बट हुआ ये कि कश्मीर की मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम थी, लेकिन वहाँ का जो महाराजा हरी सिंह वो नॉन मुस्लिम था। तो पहले महाराजा हरी सिंह ने कहा कि हम न्यूट्रल रहेंगे, बाद में डॉक्यूमेंट ये किया जाता है हिस्ट्री के अंदर कि महाराजा हरी सिंह के ऊपर दबाव डाला गया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि तुम इंडिया के साथ कर लो, एसीड कर लो कश्मीर को। तो उसने जब ऐलान किया तो इंडियन फोर्सेस ने जो है वो डिप्लॉय कर दी गई कश्मीर के अंदर। तो इधर से पाकिस्तान ने मिलिट्री तो डिप्लॉय नहीं की, लेकिन यहाँ पे कुछ कबायली लोग थे जो यहाँ से गए और वो लड़े और कश्मीर का एक छोटा सा पार्ट उन्होंने ले लिया, जिसमें आज मैं बैठा हूँ आज़ाद कश्मीर। और दूसरी तरफ जो है वो कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा वो इंडिया के पास है, कुछ चाइना के पास है, कुछ पाकिस्तान के पास है, कुछ ये आज़ाद है। बस इस तरह से कश्मीर भी जो है वो डिवाइड हो गया। 1947-48 में जाके पाकिस्तान इंडिया की वार भी इसी चीज़ के ऊपर हुई। तो अब वार क्यों हो रही है ये बात भी आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। जूनागढ़, a predominantly Hindu state with a Muslim ruler, acceded to Pakistan in Hyderabad। जूनागढ़ जो है वो एक हिंदू मेजॉरिटी स्टेट थी, लेकिन उसके महाराजा ने ये कहा कि मुस्लिम था कि हम पाकिस्तान के साथ हिलाक करते हैं, पाकिस्तान के साथ जुड़ेंगे, हम उसमें शामिल होंगे। तो आप ऊपर कश्मीर वाले असूल को देखें तो महाराजा हरी सिंह इंडिया के साथ कर रहा है, पॉपुलेशन मुस्लिम है, तो इंडिया ने फोर्सेस भेज दी। जूनागढ़ के राजा कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, पॉपुलेशन हिंदू थी तो वो इंडिया को दे दी गई। हैदराबाद जो है उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी थी और हिंदू नाज़िम वहाँ पे रूल कर रहा था, तो उसने इंडिया के साथ एक्सीड कर लिया। तो इंडियन फोर्सेस ने वहाँ पर डिप्लॉय हुई और जूनागढ़ को भी अपने कब्जे में ले लिया। सॉरी ये जूनागढ़ है, स्पेलिंग में स्पेल हुए। अच्छा अब हम देखते हैं 1947-48 की जो वार है, इस वार से भी काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल पावर्स ने रिजल्ट्स निकाले हैं, बेनिफिट्स उठाए हैं।
असल में ये वार जब हुई तो उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान जो है वो दोनों मिलिट्रिज्म की दौड़ में आगे चलने लगे। और आप भले से जानते हैं कि उस वक्त यूरोप और अमेरिका जो है वो वर्ल्ड वार 2 से निकले थे और एमिनेशन की दौड़ में वो बहुत ज़्यादा आगे थे। और उस वक्त यूएसए ने फिर पाकिस्तान और इंडिया दोनों को जो है वो असला बेचना शुरू किया। और आज तक पाकिस्तान और इंडिया परचेज करते हैं यूएसए से, आप रशिया से भी करते हैं, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज से भी करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बिजनेस किया यहाँ पे। और उसके बाद भी ये कन्फ्लिक्ट्स रहना इन दो कंट्रीज़ के अंदर, ये इन दोनों के लिए नुकसानदेह है, लेकिन इंटरनेशनल पावर्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। उनका असला बिकेगा और इसी तरह से ट्रेड रूट यहाँ पे डिसरप्टेड रहेंगे। अब इंडिया पाकिस्तान से होकर अगर मिडिल ईस्ट में जाकर ट्रेड करता है तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, इंडिया को भी होगा, उनके ट्रेड रूट शॉर्ट हो जाएंगे, पाकिस्तान टैक्स लेगा तो उसका भी बेनिफिट होगा। फिर इसी तरह से राइवलरी कम होगी तो वेपन की दौड़ में पीछे हटेंगे। यूरोप और अमेरिका के इसमें नुकसान है। नेक्स्ट इकोनॉमिक चैलेंजेस है। मैंने सेशन के स्टार्ट में कहा था कि जितनी भी इंडस्ट्री थी जैसे कि स्टील, टेक्सटाइल और रेलवे वर्कशॉप्स वगैरह या वेल डेवलप्ड रेलवेज, फिर इस तरह से जो पोर्टल एरियाज हैं, शिप्स हैं, इंटरनेशनल ट्रेड है, राइट, तो टी प्लांटेशन, गारमेंट्स वगैरह जितनी भी थी ज़्यादातर जो है वो बम्बई, सूरत, कानपुर, जमशेदपुर, वेस्ट बंगाल, तो तमिलनाडु, असम वगैरह जैसे प्रोविंसेस के अंदर मौजूद थी, जो कि इंडिया को गए, अब वो सारी इंडिया के पास थी। फिर इस तरह से जो एमिनेशन 16 फैक्ट्रीज थी वो सारी की सारी जो एमिनेशन बनाती थी, मिलिट्री जिससे मजबूत होती है, वो भी इंडिया के पास थी। फिर इसके अलावा कैपिटल था यूनाइटेड इंडिया का या ब्रिटिश इंडिया का, वो भी इंडिया में था। और जो फाइनेंशियल एसेट्स थे वो सारे इंडिया के पास थे। तो हर एक चीज़ इंडिया के फेवर में थी। ये खित्ता अंडर डेवलप्ड था, रिसोर्स था, यहाँ पे सब कुछ था, टीम नहीं थी, वो टीम कुछ कर नहीं सकी पाकिस्तान बनने के बाद। बट इकोनॉमिक चैलेंजेस हम देख लेते हैं, ये बात की बात है कि उन्होंने किया नहीं किया, वो अगले सेशंस में हम देखेंगे कि वो किस तरह से इक़्तिदार की बंदर बांट यहाँ पे होती रही पहले 10 सालों में पाकिस्तान बनने के बाद। तो कुछ किया ही नहीं इनने, ना कोई टीम थी यहाँ पे, ना कोई आइडियोलॉजी थी इनके पास कि पाकिस्तान को किस तरह से लेके आगे चलते हैं। लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हिस्टोरियन ये लिखते हैं, ये हालांकि ऐसा नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज थे यहाँ पे लेकिन उनके ऊपर मैनेजमेंट नहीं थी, तो नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम लिमिटेड कह देते हैं। हेंस चैलेंजेस फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि मेटल हो किसी कंट्री के अंदर, राइट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। फिर इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, आपके पास कोल, फ्यूल, ये चीज़ें हों नेचुरल रिसोर्सेज में आती हैं, तो फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन फास्ट होती है। द कंट्री लैक्ड एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, पावर जनरेशन फैसिलिटीज़ एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो पाकिस्तान जब बना तो उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, बिल्डिंग्स अच्छी बनी हुई नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं था कि मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। तो ये इश्यूज थे पाकिस्तान के साथ। द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया रिजल्टेड इन द डिसरप्शन ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज विद इंडिया। तो जो इंडियन टेरिटरी बनी उसके साथ हमारे इकोनॉमिक टाइज ख़त्म हो गए पाकिस्तान के। और मैंने आपको बताया ना कि अगर लाहौर में कोई फैक्ट्री लगी हुई है और वो अमृतसर और बाकी इलाकों को सप्लाई देती है प्रोडक्शन की, तो वो ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। लोग एक दूसरे की तरफ जाके जो है वो बिजनेस नहीं कर सकेंगे, जॉब नहीं कर सकेंगे, ट्रेड नहीं होगी। पाकिस्तान लॉस्ट एक्सेस टू की मार्केट्स एंड रिसोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स इस्टेब्लिश करे थे वो सब के सब बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, वेस्टर्न बंगाल के अंदर वहाँ पे डेवलप हुए थे। तो उस मार्केट से, उस इंटरनेशनल मार्केट से पाकिस्तान दूर हो गया। पाकिस्तान इनहेरिटेड अ फिस्कल डेफिसिट फ्रॉम द इकोनॉमिक कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स जब ब्रिटिश लोग यहाँ पे लास्ट उनके ईयर्स थे, यहाँ पे मंथ्स थे, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंस किया और बहुत ज़्यादा लूट मार उन्होंने तेज़ कर दी। तो इस सिस्टम को इनएफिशिएंट छोड़ के गए। तो ऑलरेडी जो है वो वहाँ पे जो कौमी ख़जाना जिसको आप बोलते हैं वो खाली था, और जो था भी वो ज़्यादा इंडिया के पास ही रहा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर वहाँ था, कैपिटल वहाँ पर था, और जो बैंक था नेशनल वो भी वहीं पे था, तो सारे एसेट्स भी वहीं पर थे। तो पाकिस्तान को पूरे नहीं दिए गए। कहा यह जाता है कि 750 मिलियन रुपए देने थे, पता नहीं डॉलर थे या ये देख लेना आप, 750 मिलियन रुपए देने थे, और डॉलर ही होंगे, ये पाउंड होंगे। तो 750 में से सिर्फ 200 दिए गए।
200 मिलियन। तो बाकी अभी 500-550 मिलियन अभी भी इंडिया से लेने हैं, पता नहीं लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने दिए नहीं है। तो उस वक्त ये एक फिजिकल या फाइनेंशियल डेफिसिट हमें एक कंट्री में इनहेरिटेंस मिला। द कंट्री फेस चैलेंजेस इन मेंटेनिंग फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इंपोर्ट्स ऑफन एक्सीडेड एक्सपोर्ट्स। तो पाकिस्तान जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टार्ट में नहीं रख सकता। मान लो आपके घर की इनकम 50,000 के लगभग है और आपके एक्सपेंसेस 70,000 के हो जाते हैं, यानी आप 70,000 की चीज़ें इंपोर्ट करते हैं घर में, 50,000 आप कमाते हैं, तो डेट मीन कि आप डेफिसिट में जा रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका ख़राब है, आपको 20,000 हर बार कर्ज लेना पड़ेगा, हर मंथ कर्ज लेना। तो पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ स्टार्ट में, और पाकिस्तान आज तक पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है। हर साल इनका बजट पेश होता है, मुल्क के खर्चे 15-20 ट्रिलियन पे जाते हैं, बजट इनके पास 10-12 ट्रिलियन होता है, वो भी भारी टैक्सेस लगाने के बाद भी इनके पास इतना ही जमा होता है। तो बाकी ये फिर IMF से लेते हैं, IMF का इंटरेस्ट बढ़ता है। तो इस तरह करते करते पाकिस्तान जो है वो थाउजेंड्स ऑफ अरब रुपीज़ के कर्जे में डूबा हुआ है। लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, पाकिस्तान के पास इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी, क्योंकि ये वो टाइम था कि दुनिया इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ और फिर उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ चली गई थी। पाकिस्तान के पास इंडस्ट्री नहीं थी, कोई प्रोडक्ट था ही नहीं इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ। इन्होंने एक ही सूरत में जाना था कि बाहर से चीज़ें खरीदी जाओ, और बेचने के लिए कुछ था नहीं, और बेचने के लिए इंडस्ट्री चाहिए। लो लिटरेसी रेट्स एंड लैक ऑफ स्किल्ड लेबर पोज चैलेंजेस फॉर इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल, पॉलिटिकल, सोशल, किसी भी डेवलपमेंट के लिए लिटरेसी रेट हाई चाहिए। वहाँ पे लोग पढ़े लिखे होंगे, अच्छा एजुकेशन सिस्टम होगा, तो वो वहाँ के लोगों को स्किलफुल बनाएगा, नॉलेजफुल बनाएगा, तो लिटरेट बनाएगा, जिससे वो आगे बढ़कर रोल प्ले करेंगे, इंटेलिजेंशिया पैदा होगा, तो जो कि प्रोड्यूस नहीं हो सका। लैंड ओनरशिप वाज हाईली कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू लैंड लॉर्ड्स। तो ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे कुछ फैमिलीज ऐसी थी, कुछ पर्सनल्स ऐसे थे जिनको बहुत ज़्यादा लैंड्स अलॉट की थी, क्योंकि ब्रिटिश लोग दूर से आके यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे। यहाँ लोग अगर उनके साथ नहीं मिलेंगे तो उनका यहाँ पे अपनी हुकूमत बनाए रखना बहुत मुश्किल था। तो लोगों ने क्या किया, नवाब थे, कुछ राजे महाराजे थे, इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश लोगों को आर्मी सप्लाई करी, फिर इसके अलावा मैन पावर दी, उनको शेल्टर दिया, यहाँ पे रिसोर्स प्रोवाइड किया, एक्सेस दी, ज़मीनें दी। तो जब ब्रिटिश लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए तो वापस उन्होंने इन लोगों को पे बैक किया, और उनको बहुत ज़्यादा, जब हुकूमत उनकी बन गई ना, तो अब बहुत ज़्यादा लैंड्स उन्होंने अलॉट की, जो उनका वफादार होता था उसको लैंड्स दे देते थे। आज पाकिस्तान के अंदर ये लैंड लॉर्ड्स, जागीरदार जिसको आप बोलते हैं, जिनके पास हज़ारों एकड़ ज़मीनें होती हैं, ये आज भी मौजूद हैं। कुछ पावरफुल कब्ज़ा भी कर लेते हैं लोगों की ज़मीनों पे, सरकारी ज़मीनों पे। तो ये उस वक्त पाकिस्तान को इनहेरिटेड मिला लैंड लॉर्ड सिस्टम, बाद में इसको बदला भी नहीं गया। पाकिस्तान रिलाइड हेविली ऑन फॉरेन एड एंड असिस्टेंस लीडिंग टू हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड सॉवरेनिटी चैलेंजेस। तो किसी भी कंट्री की सॉवरेनिटी इसी में है कि उस कंट्री के ऊपर फॉरेन लोन ना हो, वो किसी दूसरी नेशन की मरूने मिन्नत ना हो, तो अपनी प्रोडक्शन इतनी हो, अपनी ट्रेड इतनी हो, अपनी इनकम और इकॉनमी इतनी मजबूत हो कि अपने फैसले खुद कर सके। यही सॉवरेनिटी है। पाकिस्तान अपने फैसले खुद नहीं कर पाया उस वक्त भी। आज तक पाकिस्तान के पॉलिटिशियन इंस्टीट्यूट्स अपने फैसले खुद नहीं कर पा रहे, फॉरेन पावर्स यहाँ पे सारे के सारे फैसले करती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स, ब्रिटिश लोगों ने जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बनाया था वो एक स्लेव नेशन को, यानी गुलाम कौम को चलाने के लिए बनाया था। अब गुलाम कौम को चलाने के लिए जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बैठा होता है, वो कोई इंटेलिजेंशिया नहीं होता, वो कोई खिदमतगार नहीं होता, वो रूलर होता है, वो रूड होता है, रूलर होता है। उसने रूल करना होता है, लोगों को दबाना होता है, ऐसी पॉलिसीज बनानी होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लिया जा सके, रिसोर्स के ऊपर कब्जा किया जा सके, लोगों को कमज़ोर रखा जा सके, उनको डिवाइड किया जा सके, पावरफुल ना हो लोग, उनके पास उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना हो, उनकी सोल की डेवलपमेंट ना हो, उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स ना हो, तो वो लोग कमज़ोर रहें, बस मेहनत करें, कमाएं और गवर्नमेंट को दे दें। गवर्नमेंट में बैठे ये ब्यूरोक्रेट्स भी खाएंगे, ऊपर पॉलिटिशियन भी खाएंगे। और क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश थे तो उनको यहाँ से स्मगलिंग करके भी चीज़ें ले जानी थी ब्रिटेन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने, जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, वो इस खित्ते को तरक्की देने के लिए नहीं बनाया था, प्रोग्रेस के लिए नहीं बनाया था। गुलाम था इंडिया ब्रिटेन का, तो इस गुलाम को गुलाम बनाए रखे के लिए बनाया था ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। तो लिहाजा पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी थी यहाँ पे मुस्लिम्स
कम्युनिटी जो है वो ग्रो करेगी, पाकिस्तान जो है वो एशियन टाइगर बनेगा और आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान दुनिया का एक अजीम मुल्क बनेगा। तो उसके लिए हमें ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम चाहिए था जो कि खिदमतगार हो, ना कि रूलर हो, रूड हो। लेकिन पाकिस्तान के पास वो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था नहीं और टीम भी नहीं थी कि वो ऐसा कोई एजुकेशन सिस्टम या ऐसा कोई ट्रेनिंग सिस्टम यहाँ पे एस्टेब्लिश करे कि ऐसे हमें ब्यूरोक्रेट्स मिल जाएं, ऐसा सिस्टम मिल जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये है कॉन्सेप्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स का। तो इसको हम वन बाय वन रीड भी करते हैं, कुछ फैक्ट्स भी हमें मिल जाएंगे। पाकिस्तान इनहेरिटेड द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। इट वाज इनएफिशिएंट लीडिंग टू डिफिकल्टीज एंड अडॉप्टिंग इट टू द नीड्स ऑफ द न्यू नेशन। तो नई नेशन की नई नीड है, नेशन बिल्डिंग करनी है, आपने यूनिफाई करना है नेशन को। आपके पास मल्टी एथनिक लोग हैं, मल्टी लैंग्वेज, यहाँ पे कई लैंग्वेजेस, कई मज़ाहिब के लोग हैं, कई रीजन्स के लोग हैं, कई तरह के लोग हैं, कई माइंड्स हैं यहाँ पे। तो आपने उनको यूनिफाई करना है, तो उसके लिए एफिशिएंट सिस्टम चाहिए ना। इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी नहीं है आपके पास, इंडस्ट्री ज़्यादा इंडिया के पास है, मैंने आपको बताया ना, सूरत, मुंबई, ईस्टर्न बंगाल, तो इनके पास इंडस्ट्री है ज़्यादा, ट्रेड भी उनके पास है, एम्यूनिशन फैक्ट्रीज भी उनके पास हैं, हर चीज़ उनके पास ज़्यादा है, आपके पास कम है। तो ऐसी सूरत में आपने अपनी कंट्री को ग्रो करने के लिए आपको एफिशिएंट सिस्टम चाहिए, हर सूरत चाहिए, तो वो आपके पास नहीं था। मैनी स्किल्ड ब्यूरोक्रेट्स चूज टू स्टे इन इंडिया आफ्टर पार्टीशन। पार्टीशन के बाद बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ने कहा हम इंडिया में ही रहेंगे। जो मुस्लिम भी थे उन्होंने भी कहा हम इंडिया में रहेंगे, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में नजर आ रही थी, ये चैलेंजेस। लिविंग पाकिस्तान विद अ डेफिसिट ऑफ एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटर, मैस माइग्रेशन ऑफ रेफ्यूजीज क्रिएटेड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड स्ट्रेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज। तो रेफ्यूजीज ऊपर से बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद में आ गए और उनकी रिहेबिलिटेशन करनी है, उनको भी सेटल डाउन करने। मैनेजिंग द इंटरेस्ट्स एंड ग्रेवियंसेस ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज रिक्वायर्ड स्किलफुल गवर्नेंस एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। तो पाकिस्तान के पास इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और स्किलफुल गवर्नेंस 1971 तक तो बिल्कुल थी ही नहीं, उसके बाद भी नहीं है। 1971 में ईस्टर्न पाकिस्तान वेस्टर्न पाकिस्तान से इसीलिए लागू हुआ। और आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान बनने के 20-25 साल गुजर गए, उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी। जब 1947 का टाइम है तब कहाँ से आएगी एडमिनिस्ट्रेशन। अब बंगाली क्या कह रहे थे, उनकी 54% पॉपुलेशन थी, बंगाली लैंग्वेज को इग्नोर कर दिया। बंगाल से जूट और सिल्क की एक्सपोर्ट होती थी, उसकी प्रोग्रेस को इग्नोर कर दिया। तो ये डिफरेंसेस पैदा हो गए दो कम्युनिटीज़ में, वेस्टर्न पाकिस्तान ईस्टर्न में। तो एड्रेस नहीं कर सकी ये गवर्नेंस, ये बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट थी। आप आंसर राइटिंग के अंदर ये एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं। फिर इसी तरह से आज भी बलूचिस्तान के अंदर इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, KPK में देखने को मिलते हैं, सिंध में देखने को मिलते हैं, तो पंजाब में देखने को मिलते हैं। आज भी सिंधी, पंजाबी, बलोची ये नारे लगाए जाते हैं। तो पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा स्किलफुल नहीं है कि प्यार से वो इन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सके। करप्शन एंड नेपोटिज्म, ये पाकिस्तान में आज भी आप देखें कितनी ज़्यादा है, तो उस वक्त भी थी, उस वक्त और ज़्यादा रही होगी, क्योंकि ये एक मुल्क बना था जिसमें से ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी थी, जो कि बढ़ गई हैं। हमें ये लगता है पहले से बढ़ गई हैं, तो उस वक्त भी थी। डेट मीन कि ये कम नहीं हो रही, बढ़ती चली जा रही हैं, पहले भी ये मौजूद थी। वर प्रिविलेंट इन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस अंडरमाइनिंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट। तो जब नेपोटिज्म, करप्शन ये चीज़ें होंगी तो ट्रांसपेरेंसी तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं रहेगी वहाँ पे, और पब्लिक का ट्रस्ट इन सारी चीज़ों के होते हुए हुकूमत से ख़त्म हो जाता है। पाकिस्तान इनहेरिटेड अ फ्रेजाइल इकॉनमी विद लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। Pakistan experienced political instability in its early years with frequent changes in the government and power struggle between different political factions. तो पाकिस्तान पॉलिटिकली अनस्टेबल रहा, ये नेक्स्ट सेशन के अंदर हम चलकर देखेंगे डिटेल में। तो कई एक गवर्नमेंट स्टार्ट में बदलती रही, कुछ प्राइम मिनिस्टर ऐसे भी थे शहजादे जो 1 महीने के लगभग ही प्राइम मिनिस्टर रहे, उससे भी कम टाइम के लिए। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान जब बना उसके बाद मोहम्मद अली की डेथ हो गई थी, कायदे आज़म की, कुछ 1 साल के बाद। फिर लियाकत अली खान को 1951 में असैसिनेट कर दिया गया था। ये 2 सिंबॉलिक लीडर थे, किसी हद तक इनको बंगाली, पंजाबी, सिंधी, पाकिस्तान ईस्टर्न वेस्टर्न पाकिस्तान के काफ़ी सारे लोग इनको जो है वो लीडर मानते थे। क्रिएटेड पावर वैकम एंड डीस्टेबलाइज्ड द पॉलिटिकल लैंडस्केप। इसके बाद खींचातानी स्टार्ट होगी पाकिस्तान में। उस वक्त
मोर देन 10 पॉलिटिकल पार्टीज थी और वो डिफरेंट रीजन से उनका ओरिजिन था, बंगाल, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। तो बाद के जो लीडर हैं वो इन सारे रीजन्स को, इन पार्टीज को एक जगह पे यूनिफाई नहीं कर सके। 7 प्राइम मिनिस्टर्स वर चेंज फ्रॉम 1947 टू 56, हेंस लैग इन गवर्नेंस स्टेबिलिटी। नेक्स्ट सेशन में इस पर डिटेल में बात करेंगे। मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा हु लेटर बिकम प्रेसिडेंट डिसमिस द सिविलियन गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाजिमुद्दीन, हेंस मिलिट्री इंटरवेंशन इन सिविलियन गवर्नमेंट। कंट्री फेस्ड सेवियर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। तो अब देखें इस पॉइंट को आप अंडरस्टैंड करें। पहले तो 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए पाकिस्तान में। प्राइम मिनिस्टर ये सिविलियन गवर्नमेंट की इंस्टेबिलिटी के पीछे भी बहुत सारी नेशनल, इंस्टीट्यूशनल और इंटरनेशनल पावर्स का हाथ होता है। तो उस वक्त भी ये चीज़ें थी। बाद में बेनिफिट इसका किसको गया? मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा ने आगे आकर मार्शल लॉ लगा दिया और पाकिस्तान जो है वो मार्शल लॉ की जद में चला गया, इमरजेंसी लगी यहाँ पे। तो पहली इंटरवेंशन थी मिलिट्री की पॉलिटिक्स के अंदर। ना सिविलियन गवर्नमेंट को मजबूत हुई वो, ना उसको होने दिया, और मिलिट्री ने इंटरवेन किया और मिलिट्री जो है वो पावर में आ गई। और अब इतनी सारे पॉलिटिशियन मिलकर नहीं कर सकते, और सरहद पे खड़ा फौजी वो आके किसी कंट्री का इंटेलिजेंशिया बनेगा, वो उसको ग्रो करेगा, आगे लेके चलेगा। तो ये तो तज्जब की बात है। कंट्री फेस्ड सेवियर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। ये भी आप प्रीवियस सेशंस अगर जाके देखें मेरे, तो 1947 से 73 तक का जो सफ़र है, और उस दौरान जो पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन एक दो पहले बने, फिर वो कैसे टूटे, ईस्टर्न वेस्टर्न पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होता था, रिजेक्ट हो जाता था, फिर ड्राफ्ट होता था, रिजेक्ट हो जाता था। तो बार बार ड्राफ्टिंग, रिजेक्शन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस थे। तब तक 1935 का एक्ट ही, आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1935 का वही पुलिस एक्ट है। पुलिस लोगों को रोड पे पकड़ेगी, उधर ही थप्पड़ लगाएगी, गालियाँ देगी और उसको लेके जाएगी, बेइज्जत करेगी। तो हालांकि उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तो उसको अदालत में ले जा करके तो एक तरीकाकार होता है। तो वो 1935 के एक्ट को आज भी हम यूटिलाइज करें। द पोलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान कपल्ड विद इकोनॉमिक exploitation and neglect of East Pakistan's interest fueled resentment and demands for greater autonomy in the eastern wing। तो पॉलिटिकल डोमिनेंस पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल डोमिनेंस थी और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी की गई बंगालियों की। पॉलिटिकल डोमिनेंस किस तरह से थी? मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, मेजर पॉलिटिशियंस, फिर इसी तरह से मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स, फिर इसी तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग बैठे थे, ब्यूरोक्रेसी के लोग थे, सिविल ब्यूरोक्रेसी के, वो वेस्टर्न पाकिस्तान से ज़्यादा थे। फिर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बंगाल की ऐसी होती थी, बंगाल से सिल्क, जूट और इस तरह की चीज़ें एक्सपोर्ट करके जो इनकम आती थी उसको वेस्टर्न पाकिस्तान में खर्च किया जाता था। और ब्यूरोक्रेसी के खर्चे उठाने के लिए, पॉलिटिशियंस के खर्चे उठाने के लिए खर्च किया जाता था। ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न पाकिस्तान में किसी वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाता था, वेलफेयर के नाम पे यूज़ किया जाता था, बट इन्हीं लोगों के खर्चे उठाने के लिए यूज़ किया जाता है। बंगाली ये बात समझ गए और बाद में आके उन्होंने जो है वो ये सारी चीज़ें की। ये पाकिस्तान ने ऐसी मिस्टेक्स हैं जो की हैं, आपको पता होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट इधर ही से बनेंगे। नंबर 7, लैंग्वेज इश्यूज। डाइवर्स लैंग्विस्टिक लैंडस्केप लेड टू सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। तो लैंग्विस्टिक लैंडस्केप यहाँ का डाइवर्स था, यानी बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती थी और टक्कर की लैंग्वेजेस थी एक दूसरे के साथ। एंड 1948 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर्ड उर्दू एज द सोल नेशनल लैंग्वेज लीडिंग टू प्रोटेस्ट इन ईस्ट पाकिस्तान। तो आप देखें ना, 8% बोली जाने वाली लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज करार दिया। तो ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों ने कहा, बंगालियों ने कहा हम 54% है, हम बहुत ज़्यादा हैं, हमें उर्दू नहीं समझ आती, ना लिखनी आती है, ना पढ़नी आती है, ना समझ सकते हैं हम उसको, तो लिहाजा बंगाली को नेशनल लैंग्वेज करार दें। बाद में उन्होंने ये भी कहा हमारी तरफ इधर ईस्टर्न पाकिस्तान में बंगाली नेशनल लैंग्वेज हो, ऑफिशियल लैंग्वेज हो, उधर वेस्टर्न पाकिस्तान में आप उर्दू रख लें। द बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट गेंड मूवमेंट इन द 1950s सेवरल किल्ड। तो हुआ ये बंगाली मूवमेंट, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये इसको पास किया था उर्दू को नेशनल लैंग्वेज के तौर पे, ये किसी सूरत छोड़ना नहीं चाह रहे थे, तो बंगालियों ने मूवमेंट चलाई 1950s में। वो बहुत ज़्यादा मोमेंटम पकड़ गई और इस तरह से जो मिलिट्री थी और वहाँ पुलिस थी, एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने वहाँ के प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की। तो ढाका के अंदर कई लोगों को जो इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान के, इन्होंने उन लोगों को वहाँ पे कत्ल भी कर दिया। पंजाबी स्पीकर्स एडवोकेटेड फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ देयर लैंग्वेज अलॉन्गसाइड उर्दू। तो पंजाबी स्पीकर्स ने कहा कि हम भी काफ़ी बड़ी लैंग्वेज हैं, हमारा जो एरिया है, रीजन है, इसमें पंजाबी को नेशनल लैंग्वेज करार दो।
Urdu was declared as national language in many regions. Majority people didn't understand Urdu. The language issues faced by Pakistan in its initial stage left a lasting legacy, shaping debates about language rights, identity and diversity. तो इससे क्या हुआ, 1971 में जाके मुल्क भी डिवाइड हो गया। सिक्योरिटी कंसर्न्स, अब पीछे जितने इश्यूज हमने डिस्कस किए, इकॉनमी ख़राब थी, ठीक है, फिर इसी तरह से पाकिस्तान की लोकेशन भी स्ट्रेटेजिक है, यहाँ पे अमेरिका का इंटरेस्ट भी था, यूएसए का, यूएसएसआर का भी इंटरेस्ट था साउथ एशिया में। फिर इसी तरह से पाकिस्तान के पास एम्यूनेशन फैक्ट्रीज भी कम आई, मिलिट्री वीक थी, तो ये सारी चीज़ें, फिर पानी नहीं था, पानी का इशू आ गया, हम देखेंगे रिवर इशू, इंडिया ने पानी रोक दिए दरियाओं के, जिससे हमें हमारा एग्रीकल्चर है कि हमारे पास डिपार्टमेंट था जिससे हमारी इनकम होती थी, वो भी ख़राब डिस्टर्ब हो जाएगा। इससे मुल्क की सिक्योरिटी में कोलेक्टिव इम्पैक्ट पड़ता है। सिक्योरिटी का इशू सिर्फ मिलिट्री के साथ एसोसिएटेड नहीं है, बल्कि इकॉनमी के साथ सबसे ज़्यादा है। किसी मुल्क की इकॉनमी जितनी मजबूत होगी, अगर कोई दूसरा मुल्क अटैक करेगा, पब्लिक भी लड़ जाएगी। अगर उसने खाया पिया होगा, उसके जिस्म में जान होगी, तो वो भी लड़ लेगी। लेकिन इकॉनमी नहीं होगी, मिलिट्री जितनी ज़्यादा मजबूत हो, मिलिट्री तो मिलिट्री है, तादाद में कम होते हैं, कितना लड़ेंगे, कौमें वही जीतती हैं, आगे बढ़ती हैं जिनकी पब्लिक जो है उनकी इकॉनमी बेटर होती है। दीज डिस्प्यूट्स, यानी जो पीछे हमने डिस्प्यूट्स देखे, लेड टू टेंशंस एंड पीरियोडिक कन्फ्लिक्ट्स इंक्लूडिंग द इंडो पाकिस्तानी वार्स ऑफ 1947-48, 1965 एंड 1971। तो अब पीछे जो हमने कन्फ्लिक्ट्स देखे, जैसे कि बॉर्डर का इशू था, फिर आगे हमें पानी का इशू भी देखने को मिलेगा, राइट। तो इस तरह के इश्यूज 1948 में, 65 में और 75 में इस पे वार्स भी हुई। ये इश्यूज आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये इश्यूज नेचुरल नहीं थे, आर्टिफिशियली प्लांटेड थे, और इन इश्यूज के रिजल्ट में पता था प्लांट करने वालों को वार्स होंगी, और फिर ये मिलिट्रिज्म की दौड़ में भागेंगे, असला खरीदने के लिए हमारे ही पास आएंगे। पाकिस्तान ग्रेपल्ड with internal instability due to political, ethnic and religious tensions। अब एक दो बाहर वार्स चल रही हैं, अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। एक गवर्नमेंट आती है, प्राइम मिनिस्टर 1 महीना रहा, डिसमिस हो गया, 8 महीने रहा, डिसमिस हो गया, 9 महीने रहा, 9 महीने के बाद भी डिसमिस हो गया, फिर इसके बाद 1 साल के बाद डिसमिस, कोई 2 साल के बाद डिसमिस हो गए। तो पॉलिटिकल, फिर इथनिक, यहाँ पे कुछ इश्यूज थे, अहमदी कादियानियों का इशू था, फिर शिया सुन्नी इश्यूज, फिर यहाँ पे ईसाई, सिख, हिंदू वो भी रहते थे, मुस्लिम्स थे, तो वो ये भी आपस में एक दूसरे से लड़ते थे। तो इंटरनली पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ था कि पाकिस्तान की सोशली भी ये स्टेबल नहीं था। फिर रिलीजियस टेंशंस, ये भी तो ऑब्वियसली थी। पाकिस्तान मिलिट्री वाज रिलेटिवली वीक एंड अंडर डेवलप्ड। तो हम 1947 में जो मिलिट्री हमें मिली वो बहुत ज़्यादा वीक थी, अंडर डेवलप थी। आज भी हमारी मिलिट्री अंडर डेवलप्ड है, हम उसी को डेवलप करने के में लगे हुए हैं। जब मिलिट्री डेवलप हो जाएगी उसके बाद हम अपने कंट्री को भी डेवलप कर लेंगे। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक लोकेशन एट द क्रॉस रोड्स ऑफ साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया एंड मिडिल ईस्ट मेड इट अ फोकल पॉइंट ऑफ रीजनल जियोपॉलिटिक्स। तो पाकिस्तान की लोकेशन उसके लिए कजिया बन गई। इससे हम बेनिफिट नहीं उठा सके, इससे बेनिफिट उठाया इंटरनेशनल पावर्स ने। साउथ एशिया में पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो एक क्रॉस रोड है, यानी कि ट्रेड रूट है, सेंटर है साउथ एशिया के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए। इसलिए जियो पॉलिटिक्स में मैंने आपको स्टार्ट में बताया था यूएसए का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान स्ट्रगल्ड टू कंटेन द राइज ऑफ टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म विच पोज्ड थ्रेट्स टू इंटरनल स्टेबिलिटी एंड रीजनल सिक्योरिटी। तो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म भी प्रमोटेड थी काफ़ी हद तक, एक्सट्रीमिज़म यहाँ पे तो था ही, आज भी है एक्सट्रीमिज़म। हमें पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज़म देखने को मिलता है हमारे एटमॉस्फेयर में, सोसाइटी में। पढ़ा लिखा नौजवान भी एक दूसरे को गालियाँ दे रहा होता है सोशल मीडिया पे, बुरा भला कह रहा होता है। तो ये सारा एक्सट्रीमिज़म उस वक्त भी था और ये आज तक हमें इनहेरिटेड मिला है और आगे भी चलता रहेगा। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस इंक्लूडिंग इट्स अलायंसेस एंड अलाइनमेंट्स विद मेजर पावर्स इन्फ्लुएंस्ड इट्स सिक्योरिटी एनवायरनमेंट। तो पाकिस्तान ने कुछ ऐसी इंटरनेशनल पावर्स को फॉरेन पॉलिसी में इंक्लाइनेशन दिखाई जो इसकी सिक्योरिटी को इन्फ्लुएंस कर सकती थी या करती थी। दिस इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज, ये कौन सा इन्फ्लक्स, जो पीछे हमने कहा कि
मिलियंस ऑफ लोग यहाँ पाकिस्तान में माइग्रेट करके आए। क्रिएटेड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड स्ट्रेन्स रिसोर्सेज। तो रिसोर्स उस वक्त जो अवेलेबल था, वैसे तो रिसोर्स बहुत था पाकिस्तान में, लेकिन जो अवेलेबल रिसोर्स था उसमें स्ट्रेन आ गया, यानी पॉपुलेशन अचानक से बढ़ गई थी। उस वक्त 3-4 करोड़ आबादी थी, ऊपर से 1 करोड़ लोग और आगे 50-60 लाख लोग और आगे। तो अनप्रिडिक्टेड जो है वो माइग्रेशन थी, जिससे स्ट्रेन रिसोर्स के ऊपर बढ़ गया है। सोशल टेंशंस बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस एंड एथनिक ग्रुप्स लेड टू क्लैशेस एंड अनरेस्ट। तो पाकिस्तान के अंदर जैसे हम आगे देखेंगे कि वो अहमदियों के ऊपर कोई हमला कर दिया, और फिर इस तरह शिया सुन्नी एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते थे, मोब से इकट्ठे हो जाते थे, एक दूसरे की मस्जिदें जला देना, मदरसे जला देना, लोगों को मार देना, बंदों को मार देना, ठीक है, पॉलिटिकली। फिर इस तरह रीजनली बलोची ने पंजाबी ने जो है वो केपी के, फिर इसी तरह से सिंधी। तो इस तरह की अनरेस्ट था बहुत ज़्यादा, जो कि आज भी हमें देखने को मिलता है। आप भी इस चीज़ को ऑब्जर्व करते होंगे। सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, लैक ऑफ एक्सेस टू द बेसिक सर्विसेज एंड अनइवन डेवलपमेंट, सोशल डिविजन्स एंड डिसकॉन्टेंट। तो अब पाकिस्तान के अंदर सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी जो थी, उसने भी पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट क्रिएट कर दिया। अब सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी क्या थी कि कुछ लोग थे एक ही डिपार्टमेंट में, उनको पेमेंट्स देना शुरू कर दी। गवर्नमेंट ने ऐसी ही स्ट्रेटजी अपनाई कि उसको वो दे रहे हैं 20,000, और एक दूसरी पोस्ट है उसको वो दे रहे हैं 500। तो टेंशन्स तो बढ़ेंगी ना ऐसी सोसाइटी के अंदर इनइक्वलिटी में। तो ये उधर अप्रोच करने की कोशिश करेगा, वो इसको इंसान ही नहीं समझेगा। पाकिस्तान फेस्ड चैलेंजेस इन एड्रेसिंग वुमेन्स राइट्स एंड जेंडर इनइक्वलिटी। तो पाकिस्तान में वुमेन राइट्स को भी लेके काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस थे। कंजर्वेटिव सोसाइटी थी, बच्चियों की तालीम और उनका आगे बढ़ना, जॉब्स में अपॉर्चुनिटीज़ में आगे बढ़ना वहाँ से रोका जाता था। आज भी बहुत सारे रीजन्स में रोका जाता है। लिमिटेड एक्सेस टू द क्वालिटी एजुकेशन, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड सोशियो कल्चरल बैरियर्स hindered efforts to improve literacy rates and promote human capital development. वाटर क्राइसिस बहुत ही सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए। इंडिया ने क्या किया कि 1950 में इंडिया ने मधुपुर डैम बना दिया रावी रिवर के ऊपर, ब्यास डैम बना दिया उन्होंने ब्यास रिवर के ऊपर, एंड बगलिहार डैम बना दिया उन्होंने चिनाब रिवर के ऊपर। अब किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, किशन गंगा रिवर, नीलम रिवर, जो कि जेलम के साथ आके मुजफ्फराबाद से मिल जाता है, और इनको डाइवर्ट करने की कोशिश की। दीज एक्शन स्पार्क्ड डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर वाटर राइट्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द रिवर्स डेट वर शेयर्ड बिटवीन द टू न्यूली फॉर्म्ड नेशंस। तो वाटर राइट्स क्या हैं कि इंटरनेशनल लॉ है कि कोई नदी जिस रास्ते से फ्लो कर रहा है आप उसका रास्ता डाइवर्ट नहीं कर सकते। आप पावर प्लांट बनाते हैं, उसको डाइवर्ट करें, पावर जनरेट करें, उसके बाद वापस उसी चैनल के अंदर उसको फेंक दें, या आप उससे एक ख़ास अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो आसपास के एग्रीकल्चरल लैंड्स को ले जा सकते हैं। आप पूरी का पूरा चैनल डाइवर्ट नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया ने उस वक्त ये किया कि इनको डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। जैसे ही फ्लड आता था, डाइवर्ट कर दिया। 10-15 साल पानी में कोई फ्लड नहीं आया, उन्होंने मोड़ के रखा। जब फ्लड की सिचुएशन हुई उन्होंने खोल दिया, तो आगे पॉपुलेशन फिर होती थी, उसमें पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा लॉस भी होते थे। तो आज ऐसा नहीं हो रहा, आज भी पाकिस्तान फ्लड की सिचुएशन में लॉस उठा रहा है। यहाँ पे मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है। तो आज का ये सेशन था जिसमें पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स थी उनको हमने थोड़ा सा कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश की। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की 1947 से 58 तक का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर कैसा था, किस तरह से गवर्नमेंट चेंज होती रही और क्या क्या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजूहत थी पाकिस्तान में, और उसका क्या नुकसान हुआ पाकिस्तान को। फॉरेन पॉलिसी किसकी इंक्लाइनेशन किस तरफ थी। ट्रेंड ऑफ पाक वार जो फर्स्ट हुई 1947-48 उसको भी हम टच करेंगे। तो आई अगेन से मेरे पास कैमरा नहीं है और स्टूडियो नहीं है, तो बस एक लैपटॉप से ये सेशंस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो यहीं से मुझे अगर मोटिवेशन मिलेगी तो मैं शायद कैमरा भी कहीं ना कहीं से अरेंज कर लूँ, और फिर ये सारे सेशंस हम जो है वो वीडियो सेशंस में चेंज कर देंगे। वहाँ पे डिस्कशन भी फिर कॉन्फिडेंस के साथ होती है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।